देखिए हम फिजिक्स में कल के लेक्चर में हमने पार्ट वन के विषय में मैंने बताया था। कल के लेक्चर में हमने पार्ट वन के विषय में पहली वीडियो में मैंने बताया था कि जो 12वीं की फिजिक्स है उसको किस तरीके से हमें पढ़ना है और पूरे फिजिक्स में क्या पढ़ना है। तो जो पहला पार्ट था उसके विषय में मैंने बताया था, यानी कि 2 खंड में आपको पढ़ने हैं। पहले खंड में इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, दूसरे खंड में हमको जो पढ़ना है वो ऑप्टिक्स के विषय में पढ़ना है, यानी कि प्रकाशिकी के विषय में। और प्रकाशिकी के विषय में आज हम देखेंगे कि पूरी प्रकाशिकी में क्या है, पूरी प्रकाशिकी में हमें क्या पढ़ना है, क्योंकि 35 नंबर आपको मिलेगा पार्ट 1 से और 35 नंबर मिलेगा आपको पार्ट 2 से। ठीक है, तो 35 नंबर के विषय में मैंने बताया था आपको इलेक्ट्रिक में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, उसके बाद गॉस का प्रमेय, फिर वैद्युत विभव तथा धारिता, फिर किरचॉफ का नियम वैद्युत धारा। उसके बाद आ जाते हैं दूसरे पार्ट में ना चुंबक में इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद पृथ्वी का चुंबकत्व तथा चुंबकीय पदार्थ। उसके बाद हमारा था विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फिर था प्रत्यावर्ती धारा, फिर विद्युत चुंबकीय विकिरण। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि विद्युत चुंबकीय विकिरण जो है ना, यहाँ पर मैंने बताया था आपको, जो लास्ट में हमने जहाँ छोड़ा था विद्युत चुंबकीय विकिरण, ध्यान देना, विद्युत चुंबकीय विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण यहीं पर मैंने छोड़ा था। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या है, तो देखेंगे कि जब आवेश परिवर्तीगत करता है, जब आवेश परिवर्तीगत करता है तो क्या उत्पन्न करता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्पन्न करता है ना, जिसको हम विबग्योर के नाम से जानते हैं ना, विबग्योर के नाम से जानते हैं, समझा, विबग्योर के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, रेड यानी कि लाल, इसके पहले की अगर मैं तरंग दैर्ध्य की मैं बात करूं ना, इसके पहले की अगर हम तरंग दैर्ध्य की बात करूं, इंफ्रारेड बोलते हैं, IR इंफ्रारेड ना, यानी कि लाल की तरंग दैर्ध्य से भी अधिक इसका तरंग दैर्ध्य होता है ना। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं, इसके बाद की अगर मैं बात करूं, इसको बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट ना, अल्ट्रा वायलेट, बात सुनो, अल्ट्रा वायलेट, जिसको हम बोलते हैं पराबैंगनी ना, पराबैंगनी किरणें नाम सुने होंगे ना, कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होते हैं, पराबैंगनी किरणों को, यानी कि ओजोन परत क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है उन्हीं किरणों से हम सबको ना, नहीं तो हमारे मतलब कि चेहरे के स्किन कैंसर हो सकता है ना, यानी कि ये इतनी इनकी तीव्रता होती है अल्ट्रावायलेट, यानी कि पराबैंगनी किरणें उसको क्या करता है, रोकता, यानी कि ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरणों को रोकता है, बात समझ, उसको क्या करता है, रोकता है। यानी कि अल्ट्रावायलेट, अगर और आगे बात करें तो यक्स किरणें और गामा किरणें ना, यक्स किरणें और गामा किरणें ना, तो यहाँ से इन सब का जो तरंग दैर्ध्य होता है अल्ट्रावायलेट से भी कम होता है, जिसको हमारी आंखें नहीं देख सकती ना। कैमरे में अगर देखें तो कैमरे में ये सब किरणें आपको नजर आएंगी, बात समझाने। तो यहाँ से देख सकते हैं अल्ट्रावायलेट, उसके बाद यक्स किरणें, गामा किरणें ना, जिनका तरंग दैर्ध्य वायलेट यानी कि बैंगनी से भी कम होता है। यहाँ पर पराबैंगनी, यहाँ पर यक्स किरणें, यहाँ पर गामा किरणें। चलिए, यहाँ तक मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। अब इसके बाद देखिए, अब विबग्योर अगर आ गया तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्या, प्रकाश, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा क्या, प्रकाश, बात समझ में, यहाँ से प्रकाश स्टार्ट होता है, समझिएगा। तो यहीं से स्टार्ट होती है प्रकाश। अब प्रकाश में जो हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, किरण प्रकाश की ना, क्या पढ़ने वाले, किरण प्रकाश की। हम आपको पूरी फिजिक्स के विषय में बता रहे हैं
कि ताकि फिजिक्स कहीं से आपको परेशान न कर सके। ध्यान दीजिएगा, जो किरण प्रकाशिकी है वो यहीं से स्टार्ट होता है हमारा, यानी कि विबग्योर यानी कि विकिरण से ना, विकिरण इस चैप्टर से ही स्टार्ट होता है हमारा का प्रकाश ना। तो इस समय जो हमारा 9वां चैप्टर निकल कर आता है ना, 8 तक मैंने डिस्कस किया था, 9वां चैप्टर जो निकल कर आता है किरण प्रकाशिकी, किरण प्रकाशिकी ना, इसके विषय में आपको 10वीं कक्षा में आपको बताया गया होगा। जो आप प्रकाश का अपवर्तन पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं, लेंस पढ़ते हैं, मानव नेत्र पढ़ते हैं ना, ये प्रिज्म पढ़ते हैं, ये सारी के सारे चैप्टर आपको किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत ही आएंगे ना। इसमें प्रकाश के हम ऊपरी गुणों का अध्ययन करेंगे, प्रकाश के ऊपरी गुणों का अध्ययन करेंगे 9वें चैप्टर में किरण प्रकाशिकी में। उसके बाद आता है किरण प्रकाशिकी के बाद हमारा आता है तरंग प्रकाशिकी ना, वेव ऑप्टिक्स ना, तरंग प्रकाशिकी। तो तरंग प्रकाशिकी में हम ये अध्ययन करेंगे कि प्रकाश है क्या। तरंग प्रकाशिकी में जो 10वां चैप्टर है वेव ऑप्टिक यानी कि तरंग प्रकाशिकी, इसमें हम ये देखेंगे प्रकाश के जो रियल में उसका जो गुण है ना वो क्या है, इसके विषय में हम तरंग प्रकाशिकी में पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। अब जैसे तरंग प्रकाशिकी में क्या है, जैसे कि हाइगेंस के तरंगिकाओं का सिद्धांत जो हम पढ़ते हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन ना, ये प्रकाश का अपवर्तन कैसे हुआ, प्रकाश का परावर्तन कैसे हुआ ना, इन सब को हम डिटेल में डेरिवेशन के थ्रू हम देखेंगे तरंग प्रकाशिकी में ना। जो आप पढ़ते हैं ना प्रकाश का परावर्तन के नियम, प्रकाश के अपवर्तन के नियम ना, इसको कैसे दिया गया, तो ये सब सारी चीजें हम तरंग प्रकाशिकी में पढ़ेंगे। यानी किरण प्रकाशिकी में पहले हम पढ़ चुके होंगे ना, किरण प्रकाशिकी में हम प्रकाश का अपवर्तन पढ़ चुके होंगे, प्रकाश का परावर्तन पढ़ चुके होंगे, किस प्रकार प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन का जो नियम आया वो कहाँ से आया, प्रकाश का परावर्तन का नियम आया कहाँ से आया, ये सब हम पढ़ेंगे कहाँ पर, तरंग प्रकाशिकी में ना। और यहीं पर आपको ये बताया जाएगा जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो प्रकाश जो नियम दिया था, जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया, पूरी की पूरी थ्योरी, पूरी की पूरी स्टोरी हम आपको बताएंगे इसी तरंग प्रकाशिकी में। तो बहुत सारी चीज़ें हम तरंग प्रकाशिकी में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये था आपका 10वां चैप्टर तरंग प्रकाशिकी। उसके बाद आता है आपका 11वां यानी कि चैप्टर प्रकाश का वैद्युत प्रभाव ना। अब देखेंगे यहाँ पर प्रकाश का वैद्युत का प्रभाव दर्शाएगा, यानी प्रकाश एक और प्रभाव दर्शाएगा ना, यानी कि प्रकाश का वैद्युत प्रभाव ना, प्रकाश का कांपटन का प्रभाव ना, ये सब सारी चीजें हम पढ़ेंगे किसमें, 11वें चैप्टर में प्रकाश का वैद्युत का प्रभाव ना। अच्छा, यहाँ तक तो प्रकाश की चीजें हो गई ना। ये 3 जो चैप्टर किरण प्रकाश की, तरंग प्रकाश की, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव जो दिख रहा है आपको ना, ये एक एक गुण को हम पढ़ेंगे, पूरी एक एक गुण को, यानी किरण प्रकाशिकी में कितनी चीजें दर्शाने वाली हैं, तरंग प्रकाशिकी में प्रकाश कितनी चीजें दर्शाने वाली हैं, प्रकाश का वैद्युत प्रभाव में प्रकाश कितनी चीजें दर्शाने वाली है ना। तो ये आप छोटी यूनिट नहीं समझेंगे, ये बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको। उसके बाद जो अगला हमारा निकल कर आता है, जो अगला टॉपिक हमारा निकल कर आता है वो है हमारा आधुनिक भौतिकी। क्या है, आधुनिक भौतिकी ना, आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स ना, मॉडर्न फिजिक्स। अब ये देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स है क्या, यानी कि आधुनिक भौतिकी यानी कि शब्द से ही समझ में आता है ना, आधुनिक भौतिकी शब्द से ही समझ में आता है कि जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है ना, जो हमारी मॉडर्न फिजिक्स है वो मॉडर्न फिजिक्स है क्या। तो देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स में जो लगभग हम ये जो 20वीं 21वीं सदी जो चल रही है, तो यानी कि पिछली यानी कि 20वीं सदी और 21वीं सदी के बीच में जो भी डिस्कवरी किए गए हैं, जो भी खोज किए गए हैं ना भौतिकी में, उन सभी को हम आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत देखते हैं। उन सब सारी चीज़ों को हम आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत कर देखते हैं ना। अब जैसे कि 20वीं सदी और 21वीं सदी में जो भी चीज़ें खोजी गई हैं ना,
उसमें हमारा क्या क्या आता है, एक आता है परमाणु ना, यानी 12वां चैप्टर, और एक आता है हमारा क्या, नाभिक, और एक आता है हमारा अर्धचालक। क्या आता है, अर्धचालक। एक आता है हमारा परमाणु, एक आता है हमारा नाभिक, एक आता है हमारा अर्धचालक। और जो परमाणु है, एटम ना, जो परमाणु है यानी कि एटम, एटम में आप केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे एटम को ना, नाभिक वहां भी पढ़ेंगे तो यहाँ भी पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो आधुनिक भौतिकी यानी कि परमाणु के संरचना की बात की जाएगी, यहाँ पर नाभिक की संरचना की बात की जाएगी। इसमें हम आपको केमिकल चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे, हम आपको सिर्फ और सिर्फ भौतिकी से संबंधित जो है वही पढ़ाएंगे ना, यानी कि कह सकते हैं जो 12 में भौतिकी है वही, हम पूरा आपको केमिस्ट्री यहाँ से नहीं बताएंगे। बस हमें वहाँ पर जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट रखा गया भौतिक विज्ञान में, आधुनिक भौतिकी में, वही केवल पढ़ा जाएगा, बात समझना। बाकी केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट होगा वो केमिस्ट्री भी पढ़ना होगा, ठीक है। जो 11वीं की जो भौतिकी है उसमें, 12वीं की जो भौतिकी है उसमें परमाणु नाभिक की जानकारी आपको दी गई है, बात समझ। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका सेमीकंडक्टर, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्धचालक क्या है, यानी कि अर्धचालक से शब्द समझ में आता है कि इसमें यानी कि धातु के भी गुण नजर आएंगे और अधातु के भी गुण नजर आएंगे, इसीलिए तो इसको सेमीकंडक्टर कहा गया, अर्धचालक कहा गया। अब देखिए यही अर्धचालक ही आधुनिक भौतिकी का यानी कि मॉडर्न फिजिक्स का सबसे अहम हिस्सा यही है, अर्धचालक। आधुनिक भौतिकी का, मॉडर्न फिजिक्स का सबसे अहम हिस्सा हमारा क्या है, यही अर्धचालक है, यही उत्तरदायी है। यानी कि मॉडर्नाइजेशन का जो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है वो हमारा क्या है, अर्धचालक ना। यानी कि आज के समय में जो सबसे अधिक रिसर्चें जो हो रही हैं, जो सबसे अधिक टेक्नोलॉजी जो बढ़ रही है आधुनिक समय में ना, वो सबसे ज्यादा क्या है, अर्धचालक ही है। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी यही है। जो आज आप हमें, जो हम यहाँ पर रिकॉर्डिंग के माध्यम से जो हम आपको भेज पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी है, अर्धचालक की। जो हमारी वॉइस आपकी तरफ पहुंच पा रही है कैमरे के माध्यम से, जो वॉइस आप सुन पा रहे हैं, वो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी किसकी, अर्धचालक की। जो आज हर क्षण हर पल जो नई चीजें जो रिसर्च हो रही हैं, जो इतनी तेजी से ये जो जमाना जो हम बोलते हैं जमाना बदल रहा है ना, ये जो टेक्नोलॉजी की जो जो चीज़ें आज सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ कर रही हैं, उनका भी जिम्मेदारी किसकी, अर्धचालक की, बात समझ रहे। यानी कि हम कह सकते हैं जो दिन प्रतिदिन जो टेक्नोलॉजी जो खोजी जा रही है, नई से नई चीज़ों का जो आविष्कार हो रहा है, सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी है, अर्धचालक की। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्धचालक कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी कि हमारे इस जनरेशन को अगर टेक्नोलॉजी में जो बहुत ज़्यादा जो दिलचस्पी अगर लेना चाहता है, तो उसको अच्छे ढंग से आपको अर्धचालक की चीज़ों को समझना होगा। अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू लें, आज से 10, 15, 20 साल की अगर मैं बात करूं, ये जो मोबाइल की जो खोजें हैं ना, मोबाइल यानी 2G, 3G, 4G, 5G ना, ये जो भी चीज़ें आज खोजी जा रही हैं, वो सबसे ज़्यादा किसकी जिम्मेदारी है, तो अर्धचालक की। यानी कि 10 से 15 साल पहले जो हमारे पास कीपैड जो फोन था, क्या था, कीपैड फोन था ना, वो कितने में मिल रहा था, आप अंदाजा लगा सकते हैं ना, कितने में, केवल कीपैड फोन, कीपैड की केवल मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें केवल आपको केवल फोन लगाने का और गेम खेलने का, केवल इतना ही उसमें चीज़ें था, गेम खेलने का और सिर्फ बात करने का ना। वो फोन आपको 5,000, 6,000 में मिल रहे थे ना, कुछ यही ना। अब उसमें क्या था, आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज से 10-15 साल पहले जो कीपैड फोन चल रहा था ना, उस समय अगर देखें तो सिर्फ बात करने का और वो केवल देखा जाए तो गेम खेलने का, केवल यही इतनी चीज़ें थी, और उसका रेट कितना था, 5 से 6,000। और आज के समय की अगर मैं फ़ोन की बात करूं ना, या मैं कहूँ इसके पहले जो 3G मोबाइल थी ना, उसका रेट कितना था, 12 से 15,000, 20,000, कुछ यही ना। तो अगर उस सेलफोन की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरे नहीं थे ना,
बहुत अच्छी क्वालिटी के कैमरे नहीं थे ना। और देखे जाए तो बहुत ज़्यादा उसका रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी भी बहुत ज़्यादा नहीं थी ना, यानी 4-5 महीने आज चलाने के बाद उसकी बैटरी भी क्या हो जाती थी, उसकी बैटरी भी बहुत जल्दी कमज़ोर हो जाती थी ना, उसकी बैटरी जल्दी क्या हो जाता, खराब हो जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि आज के समय में अगर 12 से 15 हज़ार का सेलफोन आप खरीदोगे, उसमें अच्छी क्वालिटी के कैमरे ना, अच्छी क्वालिटी की हर एक चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इतनी कम समय में अगर इन सब सारी चीज़ों का अगर ग्रोथ हो रहा है, इतनी कम समय में अगर इन सब सारी चीज़ों का ग्रोथ हो रहा है, तो कारण क्या है, उसका कारण क्या है, सेमीकंडक्टर। उसका कारण वो क्या है, केवल और केवल सेमीकंडक्टर। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सेमीकंडक्टर कितनी मतलब कि कितना ज़्यादा जरूरी है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि मॉडर्नाइजेशन का अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेदार है तो वो क्या है, अर्धचालक। मॉडर्नाइजेशन का अगर सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है तो क्या है, अर्धचालक। तो किसी साइंटिस्ट ने बताया था कि जिस हिसाब से हमारी टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है ना, सेमीकंडक्टर की वजह से जो हमारी ये टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही है ना, अगर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर मैकेनिज्म अगर ग्रोथ करे ना, तो मैकेनिज्म अगर ग्रोथ करे तो जितने में हम देखा जाए तो कार को मतलब कि पार्किंग करने के लिए या जो भी चीज़ें अगर देखा जाए तो हम कार में जैसे कि बिगड़ जाता है या जो भी हो जाता है, जो भी चीज़ें ना, जितने का हमारा मतलब कि खर्चा बैठता है ना, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना, अगर ये मैकेनिज्म फिजिक्स अगर ग्रोथ करे तो हम उतनी ही अच्छे ढंग से जो हम बनाएंगे उससे बेहतर ढंग से हम क्या कर सकते हैं बताइए, उससे बेहतर ढंग से हम और उससे बेहतर ढंग से हम कार को क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। जितने के हम कार पार्किंग का पैसा देंगे या उसको बनाने का पैसा जो देते हैं वर्तमान में ना, बनाने के लिए देते हैं, उससे कम रेट में हम क्या कर लेंगे, एक नई कार को क्या करेंगे, खरीद लेंगे। बात समझ, अगर इस हिसाब से जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ करता है टेक्नोलॉजी ना, टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से हमारा ग्रोथ करता है उस हिसाब से अगर हमारा मैकेनिज्म अगर ग्रोथ करे तो हम जितने में कार को बनवाते हैं या पार्किंग का पैसा देते हैं उतने में हम कार को क्या कर सकते हैं, खड़ी कर सकते हैं। बात समझ में, तो इस हिसाब से अगर ग्रोथ करता है तो इस हिसाब से अगर ग्रोथ करता है तो इतना महत्वपूर्ण हमारा क्या है, सेमीकंडक्टर है। ये आपको लास्ट में पढ़ाया जाएगा, जब बताया जाएगा वहां पर बहुत और सारी चीजें मतलब उभर कर सामने आएंगी जो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका मतलब कि कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में मैंने आपको दिया, कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर इसको पूरी तरह से आपको देखिएगा, जो हमारा लेक्चर कल का था और आज का बेहतर ढंग से उसको देखिएगा। उसके बाद हम आपको स्टार्ट करेंगे क्या, 12वीं का फिजिक्स जो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र ना, तो वैद्युत आवेश क्षेत्र को हम कल से स्टार्ट करेंगे और बेहतर ढंग से उसको देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक हेडिंग को समझेंगे, पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम आपको कल वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र स्टार्ट करते हैं।